नमस्कार व्यूअर्स। मैं डॉक्टर राजेश सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जीआई सर्जन एमएमआई रायपुर से फिर आज आप लोगों के सामने मैं एक नई समस्या लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसके बारे में मैं आम जनता को और पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से बताना चाहूँगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उस समस्या का नाम है GERD एंड हाइटस हर्निया। ये दो अलग अलग नाम है, बट कई बार दोनों बीमारियां एक साथ उपस्थित होती है, एक दूसरे से एसोसिएटेड होती है, इसीलिए हम लोग इन दोनों बीमारियों का एक साथ चुनाव किया है। तो पहले हम लोग GERD के बारे में बात करते हैं। GERD मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसको हम लोग आमतौर पे कॉमन भाषा में एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। एसिड रिफ्लक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो स्टोमक में जो एसिड सिक्रीशंस नॉर्मली होता है वो स्टोमक में ही रहना चाहिए और इसोफेगस में नॉर्मली नहीं आना चाहिए, एक्सेप्ट इन द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अगर ये बहुत ज़्यादा आता है और एबनॉर्मल तरीके से आता है तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है और फिर हम इसको एसिड रिफ्लक्स या GERD और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। तो ये तो रही कि ये GERD क्या होता है, और एक बहुत ही कॉमन समस्या होता है आमतौर पे और हमारे आम लोगों के बीच में। कई बार हम लोग इसको एक कॉमन एसिडिटी की समस्या समझकर इसको टालते रहते हैं और एसिडिटी की दवाई खाकर इसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। बट ये अगर ये एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ है तो इसको अलग से इसकी जांच करानी और एक ट्रीटमेंट, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट एक अलग तरीके से होता है। तो ये ज़रूरी है कि ये बीमारी एसिड रिफ्लक्स है या नहीं है जाने। तो इसके जो मुख्य लक्षण होते हैं, इसमें हम लोग हार्टबर्न बोलते हैं। हार्टबर्न या रेट्रोस्टर्नल पेन, मतलब छाती के जो बीच का हिस्सा है उसके पीछे पेन होता है। ये हार्टबर्न हार्ट से एसोसिएटेड नहीं, हार्ट के पास पेन होता है, तो इसको हार्टबर्न एक टर्म के तरीके से इसको बोलते हैं। हालांकि इसका हार्ट या दिल की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जानना कई बार ज़रूरी होता है कि हार्ट की बीमारी की वजह से तो पेन नहीं है। तो हार्टबर्न और हार्ट का पेन या हार्ट अटैक को भी अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो कॉमन सिम्टम्स रहता है वो रहता है मुंह में पानी आना, जैसे लोग बोलते हैं कि मुंह में बार बार पानी आता है, खट्टे पानी आते हैं, जो कि एसिड का टेस्ट होता है, वैसा टेस्ट वाला पानी या लिक्विड मेरे मुंह में ऊपर आता है। स्पेशली ये तब होता है जब पेशेंट ओवर ईटिंग करता है या खाने के बाद तुरंत लेट जाता है, इस तरह के सिम्टम देता है, जिसको हम लोग रीगर्जिटेशन बोलते हैं। तीसरा सिम्टम्स रहता है पेट के ऊपरी हिस्से में या छाती के निचले हिस्से में पेन होना, अपर एब्डोमिनल पेन या लोअर चेस्ट पे, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स है। इसके साथ कई बार नोजिया और वॉमिटिंग भी एसोसिएटेड रहती है, और ये इनमें ज़्यादा होती है जिनमें कि एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो, पेशेंट की लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं हो। एब्डोमिनल प्रेशर मतलब अगर पेशेंट काफ़ी ओबीज है तो पेशेंट का एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर इस तरह की वीकनेस और जो हाइटस है वो ओपनिंग बड़ा हो जाता है। और जैसे एब्डोमिनल पेशेंट को लीवर का डिजीज है, एसाइटिस है, प्रेगनेंसी है, पेशेंट को क्रोनिक कफ है, और पेशेंट अगर स्मोकर है तो भी ये वीकनेस काफ़ी होती है। अल्कोहल है, पेशेंट ओवर ईटिंग करता है, पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करता है, तो इस तरह के पेशेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब आते हैं कि इसके उपाय क्या है, इसको कैसे ट्रीट करते हैं या कैसे इसकी जांच करके पता करते हैं। तो जो इसका मुख्य जांच होता है हम लोग एंडोस्कोपी से पता करते हैं कि इसको इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है। एंडोस्कोपी से भी देखते हैं कि बार बार एसिड के रिफ्लक्स होने से इसोफेगस में बहुत ज़्यादा खराब चीज़ तो नहीं हो गई, कि कई बार ये ऐसा होता है कि इसोफेगस की लाइनिंग इतनी खराब हो जाती है कि उसमें उसको हम लोग बैरेट इसोफेगस बोलते हैं, जो कि प्री कैंसरस कंडीशन है। तो ये जानना जरूरी है इस बीमारी का को पहले तो कंफर्म करना, और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई इस तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है। जब ये पता पड़ जाता है कि बीमारी है तो जो हम लोग फिर इसमें ट्रीटमेंट पे आते हैं। स्पेशली सर्जरी का जब इंडिकेशन तब आता है जब बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं इस तरीके से और नहीं होता है तो सर्जरी बताते हैं। दूसरा, अगर पेशेंट को साथ में हाइटस हर्निया, हमने बोला था हाइटस हर्निया में साथ में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कई बार एक दूसरे से रिलेटेड होती है। क्योंकि हाइटस मतलब वही ओपनिंग जहाँ से इसोफेगस चेस्ट से निकल के एब्डोमेन में जाके स्टोमक बनता है, और जो जंक्शन के पास जो ओपनिंग रहती है वो ओपनिंग काफ़ी ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोमक का जो
गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो बोलते हैं वो ऊपर नीचे स्लाइड होता रहता है, तो उसको स्लाइडिंग हर्निया बोलते हैं। उसी तरीके से इसोफेगस का पार्ट अगर बहुत बड़ा ओपनिंग है तो इसोफेगस का कुछ हिस्सा ऊपर जा सकता है, या उस ओपनिंग से इंटेस्टिन या दूसरे ऑर्गन भी ऊपर जाने लग जाते हैं, जो कि एब्डोमेन होना चाहिए, चेस्ट में जाने लग जाते हैं। तो कई बार इस तरीके के प्रॉब्लम होने पे फिर हमें मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको सर्जरी के लिए बताते हैं। तो अगर पेशेंट को जीआरडी है और अगर वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, या पेशेंट को हाइटस हर्निया है और ज़्यादा बड़ा हर्निया है, तो फिर हम उसको सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। सर्जरी के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिससे जो मोस्ट कॉमन मेथड होती है उसको फंडोप्लिकेशंस बोलते हैं। उसमें लोअर इसोफेजियल जंक्शन पे फंडस का रैप बनाते हैं, इसीलिए उसको फंडोप्लिकेशन बोलते हैं। फंडस मतलब स्टोमक का जो ऊपरी हिस्सा, उसको रैप बनाते हैं। इससे जो तो स्फिंक्टर का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, दूसरा वो ऊपर की तरफ स्लाइड नहीं होता। इसको हम लोग लेप्रोस्कोपिक मेथड से कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीरा वगैरह नहीं लेना पड़ता, तो लेप्रोस्कोपी के सारे एडवांटेजेज हैं तो पेशेंट को मिलते हैं। तो ये मेरा आज का विषय रहा, जो जीआरडी एंड हाइटस हर्निया के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी बहुत जानकारी हम लोगों को मिलेगी और आप लोग को मिलेगी। तो अगर इस तरह की कोई समस्या आपको या आसपास आपके आसपास किसी फ्रेंड्स या फैमिली में या किसी को, तो आप तुरंत उनको बोलें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए उसका इलाज करें, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन कई बार बहुत ज़्यादा हो सकता है। धन्यवाद।